नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, मैंने गुप्त साम्राज्य अभी पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तृत रूप से जाना था। गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था, कौन कौन से स्रोतों से जानकारी हमें मिली थी, उसके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे, उसका प्रशासन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था, धर्म और उनकी कलाओं के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी ले ली। अगर आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके और वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में मैं कराऊंगा, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं: घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। तो दोस्तों, जो ये श्रीगुप्त हैं, ये गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना कब की थी? ये 240 एडी में, एडी मतलब ईस्वी में इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इनका जो कार्यकाल था वो 240 से और 280 एडी के बीच में था। तो इस प्रकार इनका जो शासनकाल का ये जो कार्यकाल है, ये जो अवधि है, ये भी हमेशा याद रख लेंगे, 240 से 280 एडी। और गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीगुप्त इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश के किस शासक को विसेंट स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो दोस्तों, मैं सीधा सीधा आंसर आपको बताता हूं कि जो नेपोलियन थे वो थे समुद्रगुप्त। और नेपोलियन उनको किसने कहा था? विसेंट, ये बी है, ये विसेंट जो स्मिथ थे, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो हमेशा याद रखेंगे, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग इसको आप लगा देंगे और हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। विसेंट स्मिथ ने कहा था, क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। किसको कहा था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के एक शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप हमेशा याद रख लेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किस शासक को माना जाता है? तो दोस्तों, गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो तो श्रीगुप्त थे, जिन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा प्रतिभाशाली और वो शासक नहीं थे जिसे हम बोल सकते हैं। लेकिन जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। लेकिन जो श्रीगुप्त थे ये संस्थापक जरूर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो परीक्षा में 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जब आएगा तो आप चंद्रगुप्त प्रथम पे टिक करेंगे, लेकिन जब ये वास्तविक शब्द उस क्वेश्चन में से नहीं होगा, उस क्वेश्चन में ये वास्तविक शब्द नहीं होगा, तो आप अगर संस्थापक ओनली के बारे में पूछा गया है तो आप श्रीगुप्त पे टिक करेंगे। ये चीज़ें दोस्तों हमेशा याद रखना, वास्तविक संस्थापक और केवल संस्थापक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो गुप्त वंश से संबंधित जो मेरे वीडियो थे वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल एकदम से समझ में आएगा और गुप्त वंश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? 4 ऑप्शन है: हरिसेन द्वारा, कालिदास द्वारा, अमर सिंह द्वारा और वरामिहिर द्वारा। तो दोस्तों, जो हरिसेन थे
ये जो हरिसेन थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कवि थे, तो इन्होंने ही समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। हमेशा याद रख लेंगे। और कई बार परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की प्रशंसा में कौन सा अभिलेख लिखा गया था, तो वहाँ पे आएगा प्रयाग प्रशस्ति लेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन ए हरिसेन द्वारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गुप्त वंश के किस शासक को कविराज की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो समुद्रगुप्त थे दोस्तों, इनको कविराज की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि इनको कला और साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रेम था और इसीलिए इनको कविराज की संज्ञा दी जाती है। तो ये हमेशा याद रख लेंगे, जो गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, उनको कविराज की संज्ञा भी दी गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 रत्न का नाम भी आप याद रखेंगे। अगर आप मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने 9 रत्न के नाम बताए हैं, और वहाँ से आप मेरे वीडियो को पॉज करके उसको रोक के और आप 9 रत्न के नाम लिख लेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन विष्णुगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। ये 9 रत्न कौन होते थे? ये 9 रत्न होते थे उच्च कोटि के विद्वान होते थे, श्रेष्ठ कवि होते थे, गणित के प्रकांड विद्वान होते थे और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि इन 9 रत्नों में से शामिल होते थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे, जो 9 रत्न थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण संभवतः किस गुप्त शासक के शासन काल में हुआ था? हमारे सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के काल में ही, कुमारगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक था? लगभग 415 से और 455 एडी तक इनका कार्यकाल था, ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक नालंदा विश्वविद्यालय का, नालंदा जो महाविहार था, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था, उनको शिक्षा देने के लिए बनाया गया था, उसका निर्माण कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था और उनका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक और अंतिम शासक को लेकर बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त और कुमारगुप्त। तो दोस्तों जो ये भानुगुप्त थे ये सेकंड लास्ट थे, मतलब लास्ट वाले से पहले वाले थे। लेकिन जो ये विष्णुगुप्त थे ये अंतिम शासक थे। किसके थे? गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो 550 एडी में गुप्त वंश समाप्त हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी और इसके साथ ही गुप्त वंश की समाप्ति हो गई थी 550 एडी में। तो इस प्रकार हमेशा याद रख लेंगे गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में, जो श्री गुप्त थे, और गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, और फिर उसके जो बीच के महत्वपूर्ण शासक, उनके कार्य, वो सब भी आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो विष्णुगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति निम्न थी, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, एरन अभिलेख से, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, इससे मैं गलत बता रहा हूँ, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था ये तो समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त की प्रशंसा को लेकर लिखा था। किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन द्वारा लिखा गया था। लेकिन जो स्त्रियों की
स्थिति निम्न थी, इसके बारे में जानकारी हमें एरन अभिलेख से मिलती है। एरन अभिलेख से मिलती है। यह एरन अभिलेख 510 एडी में प्राप्त हुआ था, 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और इससे जानकारी मिलती है 510 ईस्वी में यह लिखा गया था। और इससे यह जानकारी मिलती है कि उस समय जो सती प्रथा थी, जो सामाजिक बुराइयां थी, कुरीतियां थी, वो समाज में व्याप्त थी। इसी के कारण जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बिल्कुल निम्न थी। तो इस प्रकार हमेशा सीधा सीधा याद कर लेंगे कि जो स्त्रियों की स्थिति निम्न थी, इसकी जानकारी हमें एरन अभिलेख से मिलती है, जो 510 एडी में लिखा गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमेशा आप याद रखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखते हैं दोस्तों। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन, दिनार, टका, रुपए का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गुप्त शासक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के जारी किए थे। उन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों? उन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। इसके साथ ही उन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको रुपए का कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे हमसे स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था ये पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए दिनार सही हो जाएगा। ठीक है, तो गुप्त काल में जो गुप्तों के द्वारा जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे उनको दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त काल में प्रशासन व्यवस्था से संबंधित शक्तियां किस प्रकार बटी हुई थी? तो दोस्तों जो मौर्य काल था, मौर्य काल से संबंधित भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। उस मौर्य काल से संबंधित टॉपिक पे मैंने डिस्कशन भी किया है, वहाँ पे जाके मौर्य काल के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको वीडियो दिखेगा और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, वहाँ से अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो जो गुप्त काल में प्रशासन व्यवस्था से संबंधित शक्तियाँ किस प्रकार बटी हुई थी? मौर्य काल में क्या था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी, लेकिन गुप्त काल में ऐसा नहीं था। गुप्त काल में जो शक्ति थी वो विभक्त थी। विभक्त कहाँ कहाँ थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। लेकिन इसका सही क्रम क्या है? जैसे आज देश में जैसे एक अपना पार्लियामेंट होता है, उसके बाद अपना एक राज्य होता है, जिला होता है, फिर पंचायत समिति, गांव, ऐसे जैसे शक्तियां बटी हुई हैं, उसी प्रकार गुप्त काल में भी ये शक्तियां बटी हुई थी, जिसमें सबसे पहले देश होता था, उसके बाद भुक्ति होता था, उसके बाद विषय होता था और फिर होता था ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, देश, भुक्ति, विषय और ग्राम। क्योंकि ये केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, राजा की शक्तियाँ थी वो विभिन्न हिस्सों में बटी होती थी, विभिन्न प्रांतों में बटी होती थी। तो इस प्रकार जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो इस प्रकार थी, देश, भुक्ति, विषय और ग्राम। इस क्रम को हमेशा याद रखेंगे। ये आरोही या फिर अवरोही, अवरोही ऊपर से नीचे और आरोही नीचे से ऊपर वाले क्रम में कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, देश, भुक्ति, विषय और ग्राम हमेशा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गुप्त काल में किसानों से उनकी आय का कितना राजस्व वसूल किया जाता था? ठीक है दोस्तों, तो गुप्त काल में जो किसानों को उनकी आय होती थी उसका कितना राजस्व, मतलब कुछ हिस्सा होता था जो राजस्व के रूप में राजा को देना पड़ता था। ठीक है, जो सामंतवादी व्यवस्था हो गई थी, जो सामंत थे वो राजा के लिए राजस्व वसूल करते थे। एक राजस्व अधिकारी होता था जो किसानों से सामंतों के थ्रू और राजस्व इकट्ठा करता था। लेकिन वो राजस्व कितना होता था? 1/3 से 1/5, 1/2 से 1/6, 1/4 से 1/6 और 2/3 से 2/4। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4 से 1/6 हिस्सा किसानों की कुल आय का राजा को देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त काल में भवन निर्माण व मंदिर निर्माण की किस शैली का सबसे अधिक विकास हुआ? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। इसमें से बेसर शैली है,
द्रविड़ शैली है, नागर शैली है और इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों गुप्त काल जो उत्तर भारत में उसका साम्राज्य स्थापित था, तो उत्तर काल में जो भवन निर्माण और मंदिर निर्माण की जो शैली थी वो थी नागर शैली। तो नागर शैली का गुप्त काल में विकास हुआ था। ये द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत से रिलेटेड थी, और ये जो बेसर शैली थी दोस्तों ये दोनों के बीच में थी। ये दोनों द्रविड़ शैली और नागर शैली के बीच वाली शैली थी, वो बेसर शैली थी। इससे संबंधित अपनी नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली से संबंधित एक वीडियो मैं आपको अलग से कराऊंगा, जिसमें इसके तीनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भवन निर्माण और मंदिर निर्माण की किस शैली का सबसे अधिक विकास हुआ था, वो हुआ था नागर शैली का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में चित्रकारी का किन दो गुफाओं में सबसे अधिक विकास हुआ था। जो चित्रकारी का विकास हुआ था वो किन दो गुफाओं में हुआ था। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे, अजंता एलोरा, एलोरा बाघ, अजंता बाघ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो अजंता और बाघ की गुफाएं थी उसमें चित्रकारी हुई थी जो गुप्त काल में हुई थी। जो गुप्त काल में चित्रकारी हुई थी वो कौन सी 2 गुफाओं में हुई थी, वो अजंता और बाघ गुफाओं में हुई थी। ये जो अजंता गुफा है ये दोस्तों कहाँ पे थी, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद, ये औरंगाबाद में थी, औरंगाबाद। इस प्रकार आप हमेशा याद रख लेंगे, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में थी। ये जो बाघ गुफा थी ये कहाँ थी, ये मध्य प्रदेश में स्थित थी दोस्तों, मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार हमेशा याद रख लेंगे, ये दोनों गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकारी के लिए जानी जाती थी। परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्तकालीन चित्रकारी किन 2 गुफाओं में अधिक चरमोत्कर्ष पर थी या फिर सबसे अधिक विकास हुआ था। तो जो अजंता और बाघ की गुफाएं थी उसमें सबसे अधिक चित्रकारी गुप्त काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अगला और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखेंगे, गुप्त काल के शासक किस धर्म के संपोषक थे। तो दोस्तों यहाँ पे गुप्त काल के शासकों के बारे में पूछा गया है कि वो किस धर्म के संपोषक थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और इनमें से कोई नहीं। तो जो गुप्त काल के शासक थे वो हिंदू धर्म के संपोषक थे। वो वैष्णव, शैव आदि अन्य देवी देवताओं की, जो भी देवता होते थे, देवी देवता होते थे, उनकी पूजा करते थे और उनकी प्रतिमाएं बनाते थे और उनके लिए मंदिर बनाने का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया था। तो वो जो गुप्त काल के शासक हुआ करते थे वो हिंदू धर्म के संपोषक हुआ करते थे, ये हमेशा याद कर लेंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित भी कुछ मूर्तियां बनवाई, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो संपोषित कर रहे थे वो हिंदू धर्म को कर रहे थे और हिंदू धर्म को ही वो बढ़ावा दे रहे थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमेशा याद कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप अपने नाम पर, चैनल के नाम पर या फिर प्रकृति के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि हमें प्रकृति को बचाना है, इस पर्यावरण को, इस वातावरण को हरा भरा रखना है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में कुछ रोमांचक तथ्यों या प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।